गोरखपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुशील, क्योंकि मतगणना का दिन है और मतगणना का दिन किसी उत्साह से कम नहीं है और पूरी तरह से लगातार जो तस्वीरें हमारे बीच आ रही हैं वो पूरी तरह से तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल आज एक उत्साह से कम नहीं है, क्योंकि आज का सवेरा जो है एक नया सवेरा किसी के लिए लेके आएगा। निश्चित रूप से आज के दिन का इंतजार किया जा रहा था और जैसे ही 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, वैसे ही धीरे धीरे सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ती जाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि 11 से 12 बजे के आसपास तस्वीरें कुछ जो है ओझल तस्वीरें जो है साफ होने लगेंगी और स्थितियां सामान्य होने लगेंगी। तो कहीं ना कहीं जो मतगणना की स्थिति है वो 8 बजे से शुरू होगी। ऐसे में गोरखपुर विश्वविद्यालय में मतगणना होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और तकरीबन 9 विधानसभाओं के पूरे मतगणना गोरखपुर के उस विश्वविद्यालय प्रांगण में होगा, जहां पे स्ट्रांग रूम से धीरे धीरे सारे ईवीएम को निकाला जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सारे प्रत्याशी की कहीं ना कहीं निगाह केवल आज के टेलीविजन पर और उस स्ट्रांग रूम के बाहर परिसर पर लगी हुई है कि कब जो है फैसला धीरे धीरे आने लगेगा और कब उन्हें पता चलेगा कि कौन किसके सर पे जीत का सेहरा है, किसके हार के। और निश्चित रूप से विपक्ष जिस तरह से लगातार हमला हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पार्टी है उसको ये पूरी तरीके से विश्वास है कि एक बार फिर से वो सत्ता में काबिज होंगे। और क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच पहुंचे थे, जनता ने विकास को लेकर के वोट किया है। ऐसे में इसको लेकर के अब बस चंद ही घंटों बाद जो है वो तस्वीरें बिल्कुल, साफ होने कुछ ही लगेंगी घंटों और बाद ये धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन से मुद्दे हावी रहे और कौन से पीछे रह गए, कौन सरकार बनाएगा, कौन हार गए। जतिन गोस्वामी लगातार गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा हावी रहा, वो मुद्दा कितना कारगर साबित होगा, किसके लिए साबित होगा, ये देखना होगा। क्या इस वक्त की तस्वीरें हैं जतिन आपके इर्द गिर्द? देखिए, तैयारी पूरी है और 8 बजने का इंतजार है। धड़कनें तेज हैं। 52 प्रत्याशी हैं अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं और पश्चिमी यूपी की बात करें तो एक बड़ा मुकाबला है जिसमें कई मंत्रियों की जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। तो ऐसे में वो साख बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पश्चिमी यूपी में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो आपने बिल्कुल सही कहा कि किसानों का मुद्दा रहा, क्योंकि हमने देखा कि 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला, जिसका मुख्य रूप से असर जो था वो निश्चित तौर पर पश्चिमी यूपी पर था। तो ऐसे में क्या किसान आंदोलन जो हुआ और उसमें जो किसान करना चाहते थे, जो मुख्य रूप से वो करना चाहते थे, क्या वो सफल हो पाए या नहीं हो पाए? तो इस लिहाज से देखें तो राकेश टिकैत की साख भी अप्रत्यक्ष रूप से दांव पर लगी हुई है। लेकिन हालांकि नजर सबकी बनी है और 8 बजे से जैसे ही जब जो बिल्कुल, तो इस वक्त आपको रोकना चाहूंगा जतिन। हमारे साथ राकेश सिंह सीनियर एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर से सीधे। राकेश सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगा और किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि मतगणना कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी और इसका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था। हालांकि एग्जिट पोल के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी गदगद है, लेकिन तस्वीरें अभी कुछ घंटे बाद साफ होंगी। देखिए, अनुमान, दावों और अटकलों का दौर अब खत्म और अब अंजाम की बारी। सियासी दृष्टि से बेहद अहम और अगले लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मुकाबला माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम अब से कुछ देर बाद जो है आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू होंगे। और मैं खड़ा हूं मुख्यमंत्री आवास यानी योगी आदित्यनाथ का जो सरकारी आवास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन औधे से आप दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए सुबह का समय है और यहाँ पर तस्वीर देखिए कि जो यहाँ पर जो सियासी हलचल अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उससे बीजेपी जो है खेमा है वो काफी उत्साहित है। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि क्या जो आंकड़ा है, जो सीट है, क्या उसके मुताबिक तब्दील होता है, नहीं, ये महत्वपूर्ण बात होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से जो सवाल खड़ा किया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा, तो उसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी स्थिति स्पष्ट की। और जहां मतगणना केंद्र की बात किया जाए, मतगणना केंद्र में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, परिंदा पर न मार सके। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी से एक एक चीजों पर नजर रखी जा रही है। तो तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। लेकिन अब से कुछ देर बाद यानी 8 बजे से मतगणना शुरू होगा और उसके बाद धीरे धीरे रुझान आएगा और तस्वीरें यहाँ भी आपको बदलते हुए दिखेंगे। जिस तरह से
जिन पार्टी का ग्राफ बढ़ता है उसके बाद तस्वीरें बदलेंगी। लखनऊ वासी या उत्तर प्रदेश वासी बल्कि पूरे भारत की नजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगी हुई है। बिल्कुल, तो ये बेहद सही और सटीक बात आपने कही है। पूरे भारत की नजरें अब उत्तर प्रदेश में होंगी, क्योंकि 403 सीटें अपने आप में अगर हम कहें तो कोई दूसरा देश भी बच सकता है। जितनी सीटें हमारे यहाँ हैं, जितनी 22 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या यहाँ है, और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश जैसा है, और ये भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तय करता है कि भारत में किसकी सरकार रहेगी, और ये काफी महत्वपूर्ण होगा 2024 के लिए भी। और राकेश, अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री का जो गढ़ है, जो क्षेत्र है, और जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, ये भी मुख्यमंत्री की साख का बड़ा सवाल है। तो ऐसे में इस वक्त की जो तस्वीरें हैं, क्या वहां लोग पहुंच रहे हैं? क्या लग रहा है कुछ देर बाद जब तस्वीरें साफ होंगी तो किस तरह का माहौल होगा? देखिए, जैसे जैसे तस्वीरें यानी मतगणना आगे बढ़ेगा, उसके बाद तस्वीरें साफ होने लगी, धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे, और उसके बाद चाहे पार्टी कार्यालय की बात किया जाए, बीजेपी समाजवादी पार्टी के कार्यालय की बात, या फिर मुख्यमंत्री आवास की बात, यहाँ पर तस्वीरें आपको बदलते दिखेंगी। जिस तरह से मैंने कहा कि मतदाताओं आखिरकार किसे जो है जनादेश का गुलाल लगाया और किसे आत्मनिरीक्षण करने का सबक सिखाया, और चुनाव का परिणाम ब्रांड तो मोदी की मजबूती किसके और गुलाल लगेगा और किसकी होली नहीं मलेगी, ये सब देखना होगा। बने रहिए आप राकेश सिंह हमारे साथ आशीष गुप्ता रायबरेली से जुड़ गए सीधे। आशीष, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि बरेली और ये बरेली काफी महत्वपूर्ण होगा उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से लगातार आज मतगणना होनी है, इंतजार हर जगह किया जा रहा है, आपके इर्द गिर्द कैसी तस्वीरें इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद मतगणना शुरू होने वाली है। 7:30 बजे से 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना होगी, और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग हो जाएगी। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि बरेली बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें आती हैं और 2 संसदीय क्षेत्र भी यहाँ पर हैं, और यहाँ के जो सांसद हैं संतोष गंगवार, तो वो पिछले 8 बार से यहाँ के सांसद रहे हैं और पार्लियामेंट के सबसे सीनियर मोस्ट सांसद हैं बरेली के। लिहाजा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। पिछली बार जो 9 से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो निश्चित रूप से उस प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती भाजपा के सामने है। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो 12 बजे तक लगभग तस्वीर जो है स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद 2 से 3 बजे तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जो गेंद है वो किसके पाले में जा रही है और इस बार जो होली है वो किसकी मिलेगी। बिल्कुल, तो ये साफ हो जाएंगी तस्वीरें, लेकिन उससे पहले अटकलों का बाजार अब कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएगा, और अभी भी क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इंतजाम, किस तरह की तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बरेली में जो मतगणना केंद्र है वो पासाखेड़ा में बनाया गया है, और यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। इनर सर्कल में बीएसएफ के जवान तैनात हैं, इसके आउटर सर्कल में लोकल पुलिस के इंस्पेक्टर और तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, और ये मुकम्मल किया गया है किसी भी तरह की मतगणना के दौरान गड़बड़ी न होने पाए, किसी भी तरह के वाहनों का आवाजाही वहाँ पर प्रतिबंधित। पूरे इंतजाम के साथ, पूरे सुरक्षा की दृष्टि के साथ अब उनको खास ख्याल रखते हुए मतगणना करनी है, और ये काफी चैलेंजिंग है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमील हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे वाराणसी से जुड़ गए, आपके पास आना चाहूंगा जमील, और किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि वाराणसी अभी कुछ दिनों को में ईवीएम को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहा और काफी हॉट सीट मानी जा रही है। अब इस तरफ किस तरह के इंतजाम, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, बनारस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और आपने ईवीएम की जो बात कही, ईवीएम का मामला जो बहुत तूल पकड़ा बनारस में, लेकिन किसी भी तरीके से जिलाधिकारी और कमिश्नर ने मामले को शांत कराया, क्योंकि वो गलतफहमियां थी, और गलतफहमियों को बाकायदा तमाम जो पार्टी के प्रत्याशी थे उनके सामने खोलकर उस ईवीएम की टेस्टिंग हुई, जिसमें साफ निकला कि वो ट्रायल था, वो डेमो था, वो डेमो ईवीएम मशीन जा रही थी ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन जो तस्वीरों की अगर बात की जाए तो बनारस की तस्वीर जो है वो थोड़ी सी तमाम पार्टियों के लिए थोड़ी सी धड़कने तेज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्योंकि उसको भी ये पता है कि जो 2-3 सीटें थी बहुत कांटे की लड़ाई है, कभी भी रिजल्ट उनके पक्ष में आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है बहुत दमदार तरीके से चुनाव लड़े हैं। शहर दक्षिणी की बात की जाए, जहां खुद बाबा विश्वनाथ धाम का मंदिर है, और शहर दक्षिणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक चुनावी मुद्दा रहा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा है मंदिर,
तो उस मंदिर क्षेत्र में जो नीलकंठ तिवारी वहां से विधायक है, 7 बार से लगातार वहां पर सामदेवराव चौधरी थे, यानी कि कुल 8 बार 9 बार लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन इस बार का जो मुकाबला बहुत कड़ा है, समाजवादी पार्टी ने किशन दीक्षित को उतारा है। एक पिंडरा विधानसभा है जहां से अजय राय और कांग्रेस से है, और अवधेश सिंह वहां से भारतीय जनता पार्टी से है। वो मुकाबला बहुत दिलचस्प है, वहां भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। एक सेवापुरी है जहां से अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री रहे सुरेंद्र पटेल, और भारतीय जनता पार्टी से नील रतन पटेल है, तो ये भी सीट फंसी हुई है, यहाँ पे निगाहें लोगों की टिकी हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो जमील, ये कुछ ही देर बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी, कुछ ही घंटों में हम ये सब तस्वीरें इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे। आप भी हमारे साथ बने रहेंगे और इस वक्त बने रहिए आप हमारे साथ। राकेश सिंह लगातार मुख्यमंत्री आवास से बाहर से बने हुए हैं हमारे साथ। मुख्यमंत्री आवास से राकेश सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे एक बार फिर समझना चाहेंगे कि जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह से भारत में पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं हालांकि कुछ देर बाद लगातार आप बता रहे हैं अटकलें साफ हो जाएंगे, और हम भी ये लगातार कह रहे हैं कुछ ही घंटे में हर तस्वीर हम इंडिया न्यूज पर साफ दिखा देंगे। लेकिन अब इस वक्त किस तरह की तस्वीरें? देखिए, तस्वीरें जो हैं, जैसे ही मतगणना 8 बजे से शुरू होगी उससे बदलने शुरू हो जाएंगे। जहां तक तैयारियों का सवाल है, चाहे आप बीजेपी ऑफिस की बात किया जाए, लखनऊ में जो स्थित बीजेपी ऑफिस है, या जो समाजवादी पार्टी का ऑफिस, वहां पर लगातार कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो गए हैं। और आपको मैंने मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें आपको दिखाई, तो जिस तरह से हलचल है, जरूर ये बात है कि एग्जिट पोल के नतीजे सभी के सभी जो हैं बीजेपी के पक्ष में आए हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव जिन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे, यहाँ पर थोड़ी सी माहौल जो है उसको लेकर थोड़ा टेंस था। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने स्थितियां स्पष्ट की कि आखिरकार ईवीएम की सुरक्षा को लेकर या मतगणना केंद्र की सुरक्षा को लेकर सभी को आश्वस्त किया और कहा कि ये यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर रखा जा रहा है। लेकिन सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि ये 2024 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी को लेकर जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी कैंप किया और पूर्वांचल के जो आखिरी चरण के मतदान, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि कितना असर इन क्षेत्रों पर पड़ा। क्योंकि जिस तरह से कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली, न केवल उत्तर प्रदेश चुनाव में बल्कि सभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो ये चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश दृष्टिकोण से। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुमत, उनकी सरकार को बहुमत मिलती है, तो ऐसी स्थिति में एक योगी आदित्यनाथ जो हैं सशक्त नेता के रूप में उभरेंगे। तो एक ऐसा चेहरा जो कि लगातार अपनी पार्टी को दूसरी बार जो है जिताता है, तो ये महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन अभी आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के अंदर की तस्वीरें चल रही है या बाहर किस तरह से कार्यकर्ता या नेता या मंत्री यहां पर पहुंचते हैं। सभी बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहेंगे, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे मैं जमील आपके पास आना चाहूंगा। जमील हमारे साथ वाराणसी से लगातार बने हुए हैं। जमील, जिस तरह से वाराणसी वैसे भी आपने बताया कि हॉट सीट है, और वाराणसी चूंकि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है, और वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद लगातार चर्चाओं में है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, पूरे विश्व में। और अब इसमें कितना बदलाव 2017 और 2022 में नजर आ रहा है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। हर एक तस्वीर इंडिया न्यूज पर हम दिखाएंगे, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि क्या वाकई जो मुद्दे लगातार उठाए गए थे वो हावी रहे विपक्ष की तरफ से, या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा, लगातार सुशासन का मुद्दा, ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को आगे ले आए, या एग्जिट पोल कितने सही साबित होंगे, ये भी एक सवाल रहेगा। और क्या किस तरह से सरकार बनाने में कौन कामयाब होगा, ये तस्वीरें साफ कर देंगे। लेकिन इस वक्त क्या माहौल है? देखिए, बनारस हमें लगता है कि तमाम पूरे देश और दुनिया की निगाहें बनारस पर है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2017 में हम अगर चलें तो 2017 में गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 8 विधानसभा पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का जो समीकरण है बिल्कुल बदला हुआ है। इस बार का जो है मतदाताओं की बात की जाए या फिर तमाम जो गठबंधन के की पार्टियों की बात की जाए, तो वो विपक्ष
भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से घेरा है और तमाम जो ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जिनका समीकरण पूरा गोटी बैठाकर उन्होंने प्रत्याशियों को उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बताए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीटें बनारस से जा सकती है उनके हाथ से, लेकिन ये रुझान अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब रुझान ये करीब 12 बजे के आसपास आना शुरू हो जाएगा, जब काउंटिंग शुरू होगी, तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूरी सीट आ रही है या फिर कुछ सीटें जा रही हैं, क्योंकि लड़ाइयां बहुत दिलचस्प रही है, मुकाबला बहुत कांटे का रहा है, क्योंकि समीकरण वाइज ममता बनर्जी भी यहाँ पर आई है बंगाली वोटरों को साथ देने के लिए। तमाम लोग यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मुद्दे को लेकर आए, अखिलेश यादव अपने मुद्दे को लेकर आए, तो तमाम पार्टी के अपने बड़े नेताओं ने अपने अपने मुद्दे को लेकर आए। सरकार कहेगी कि 5 साल डबल इंजन की सरकार, बहुत बनारस में विकास हुआ है। विपक्ष ने कहा कि रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गई। जनता किसको वोट की है और किसको चोट की है, उसका फैसला आज होने वाला है। बिल्कुल, तो किसको चोट और किसको वोट, ये सब तस्वीरें आज साफ हो जाएंगी। हर एक नतीजा आज क्लियर हो जाएगा और 403 सीटों में से कितनी सीटें कौन जीत पाएगा, कौन प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगा, कौन पीछे रह जाएगा, हर एक नतीजा आज इंडिया न्यूज पर हम जमील दिखाएंगे। लेकिन जमील, जिस तरह से लगातार वाराणसी की हम बात कर रहे हैं, वाराणसी अभी कुछ दिनों से चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि ईवीएम को लेकर भले वो ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए जा रही ईवीएम मशीनें थी, ये साफ हो गया, लेकिन चर्चाएं जरूर थी। और इस वक्त ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, जमील आपको रोकना चाहूंगा, सीधे दिखवाते हैं। बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी दावा कर दिया। जैसे समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से चुनाव लड़ा है, प्रदेश के लोगों ने उसे अपने पास से देखा है। गुंडे, माफिया, मवाली, दंगाई, रेप के आरोपी, प्लाट मकान, दुकान कब्जा करने वाले, ऐसे लोगों के सहारे उन्होंने चुनाव लड़ा। 10 सरगना के परिवार के लोगों को चुनाव लेकर के लड़ा है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने उन्हें बुरी तरह से नकार दिया है, इसीलिए वो खींच मिटाने के लिए, शर्म छुपाने के लिए ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो ब्रजेश पाठक साफ तौर पर पूरी तरह से वाराणसी में लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जमील, जिस तरह से ब्रजेश पाठक पूरी तरह से अभी इस वक्त ये कहते हुए नजर आए कि पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ हम वापस आ रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले जब चुनावी संग्राम जब बिगुल बजे थे तब से ही कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार इस बार फिर से सरकार बनाएगी। ये तमाम बड़े नेता हो या फिर छोटे नेता हो या फिर कार्यकर्ता क्यों न हो, सभी लोग इस बात को कहते रहे जनता के बीच में, लेकिन उनको इस बात का थोड़ा सा डर है कि सीटें कम हो सकती है, क्योंकि सपा बहुत इस बार मजबूती के साथ मैदान में है। अपने प्रत्याशी भी ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जिनके पैठ अच्छे रहे हैं क्षेत्र में, ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो लड़ाइयां बहुत दिलचस्प है कुछ सीटों के लिए, लेकिन हाँ, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी अस्वस्थ थी कि वो 300 पार के लेकर इस बार सरकार बना। और तमाम जो चैनलों में, हमारे यहाँ भी एग्जिट पोल में जो दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही, लेकिन सीटों में जो कम हुई है उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ। और खास बात तो ये, जहां पर लड़ाइयां बहुत कांटे की है, वहां कितना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। जैसे बनारस की बात की जाए तो हम बनारस इसलिए बार बार कह रहे हैं कि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की निगाहें बनारस पर टिकी हुई है। और ये भी कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो 2024 यानी कि केंद्र में उसके रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, अपने अपने मुद्दे लेकर पहुंचे, तमाम लोगों से मिले और मिलने के बाद ये अपील किया अपने पक्ष में वोट करने के लिए। तो जनता जनार्दन जन वोट किया है और सारे लोगों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुके हैं। आज ईवीएम जब खुलेगा तब पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी जीता, कौन हारा, कौन कितने वोटों से जीता। ये थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है। और हमें लगता है कि जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 10, 11, 12 बजे तक जाते जाते रुझान क्लियर हो जाएगा किसके पाले में गेंद जा रही है। तो काउंटर सेंटर के बाहर की तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं और अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं सीधे सुनवाते हैं आपको। मतगणना के लिए संपूर्ण व्यापक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं और आप देख ही रहे होंगे कि इस समय यहाँ पर समुचित पुलिस बल यहाँ पे नियोजित है और संपूर्ण सुरक्षा बल जो है वो उसको कटिबद्ध है कि सुचितापूर्ण यहाँ मतगणना हो और इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं।
कौन कौन सी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय की गई है? सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, सिविल फोर्स भी है, यहाँ पे पीएससी को भी यहाँ पे व्यवस्थापित किया गया है और त्रिस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पार्किंग को लेकर पार्किंग भी है, पार्किंग के लिए भी अलग से सब व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक पुलिस की अलग से व्यवस्था की गई है और यहाँ पर इस समय चूंकि बैरियर्स भी यहाँ पे व्यवस्थापित किए गए हैं ताकि जो भी आए वो चेकिंग और फ्रिस्किंग के उपरांत ही अंदर आए, जैसा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है। थैंक यू। तो जमील लगातार बने हुए जमील, जिस तरह से लगातार इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है, मतगणना केंद्र की किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? तो 3 चक्रों में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीआरपीएफ और यूपी पुलिस और पीएससी के जवान यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उस दिन जो मामला हुआ ईवीएम को लेकर, उसके बाद सुरक्षा और भी बिल्कुल, तो सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। जमील आप बने रहिए हमारे साथ, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।